जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। कोई इंसान सड़क पर मजे से चल रहा है और अचानक उसके सामने कोई व्यक्ति किसी दूसरे का बैग छीनकर भागने लगता है। वो इंसान बहादुरी दिखाता है, दौड़कर उस चोर को पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। बिल्कुल किसी फिल्म की सीन की तरह। हाँ, और तकनीकी रूप से देखा जाए तो उसने अभी अभी एक गिरफ्तारी की है। लेकिन क्या ऐसा करने वाले को पता है कि भारत के नए कानूनों के तहत अगर वो इसके तुरंत बाद एक बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो वो चोर शायद छूट जाए। और वो खुद मतलब अपहरण या गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने के जुर्म में जेल चला जाए। ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, लेकिन सच कहूं तो यही वास्तविकता है। जब भी हम गिरफ्तारी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा पुलिस की गाड़ियां और सायरन की आवाज और हथकड़ी आती है। बिल्कुल एकदम नाटकीय एंट्री। हाँ, हमें लगता है कि गिरफ्तारी बस किसी को शारीरिक रूप से पकड़ लेना है, लेकिन कानून की नजर में ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और इसी जटिलता को सुलझाने के लिए आज हम ये डीप डाइव कर रहे हैं। आज हमारी इस गहन चर्चा का विषय है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम बीएनएसएस कहते हैं। उसके तहत गिरफ्तारी के नियम। हम पुराने सीआरपीसी से आगे बढ़कर बीएनएसएस के सेक्शन 35 से लेकर 62 तक के प्रावधानों को बारीकी से समझने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि गिरफ्तारी असल में क्या है, पुलिस की ताकत की हदें कहां तक हैं और एक आम नागरिक के अधिकार क्या हैं। बिल्कुल, और वो भी बिना भारी भरकम कानूनी जाल में उलझे। हाँ, एकदम सीधा और स्पष्ट। तो चलिए उसी सवाल से शुरू करते हैं जिसने मुझे शुरुआत में ही चौंका दिया था। गिरफ्तारी का असली मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ किसी को पकड़कर रखना नहीं है? नहीं, देखो ये सिर्फ शारीरिक नियंत्रण या फिजिकल कंट्रोल नहीं है। कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो गिरफ्तारी का असल मतलब है कानून की शक्ति के तहत किसी व्यक्ति की आजादी को पूरी तरह से रोक देना। अच्छा। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता और वो स्टेट यानी राज्य के नियंत्रण में आ जाता है, तब उसे गिरफ्तारी माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये आजादी छीनने का अधिकार किसके पास है? जाहिर है, कानून हर किसी को तो ये ताकत नहीं दे सकता। सही बात है, और यहीं पर बीएनएसएस का सेक्शन 35 तस्वीर में आता है। मुझे सेक्शन 35 के बारे में कुछ बताइए। मैंने अपने नोट्स में पढ़ा था कि ये पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की ताकत देता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये बहुत ज्यादा पावर नहीं है? मतलब बिना किसी जज या मैजिस्ट्रेट की इजाजत के सीधे किसी की आजादी छीन लेना। हाँ, ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और इसीलिए सेक्शन 35 पुलिस को अनलिमिटेड ताकत नहीं देता। ये सिर्फ कुछ बहुत ही विशिष्ट स्थितियों में ही लागू होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर पुलिस अधिकारी के सामने ही कोई संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल जुर्म हो रहा हो, या फिर किसी ऐसे अपराध की पुख्ता जानकारी मिले जिसकी सजा 7 साल या उससे ज्यादा हो। लेकिन मजे की बात यह है कि सिर्फ जुर्म का आरोप होना ही काफी नहीं है। अच्छा, तो और क्या साबित करना होता है पुलिस को? पुलिस को यह साबित करना होगा कि गिरफ्तारी उस वक्त जरूरी क्यों थी। मतलब क्या आरोपी सबूत मिटा सकता था? क्या वो गवाहों को डरा सकता था? या क्या वो आगे कोई और बड़ा अपराध कर सकता था? समझ गए। हाँ, पुलिस को अपनी केस डायरी में बकायदा लिखित में ये कारण दर्ज करना होता है कि उन्होंने गिरफ्तारी क्यों की। ठीक है, यानी 7 साल से ऊपर के गंभीर अपराधों में पुलिस एक्शन ले सकती है। लेकिन मान लीजिए मामला बहुत छोटा है, रास्ते में किसी की गाड़ी टच हो गई और मामूली बहस हो गई। ऐसे मामलों में जो असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, क्या वहां भी पुलिस बिना वारंट के उठा सकती है? आमतौर पर नहीं, लेकिन यहाँ सेक्शन 39 एक बहुत ही दिलचस्प पेंच डालता है। मान लीजिए वो मामूली बहस वाला मामला है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस उस व्यक्ति से उसका नाम और पता पूछती है ताकि कम से कम एक रिकॉर्ड बन सके। लेकिन वो व्यक्ति गुस्से में अपना नाम बताने से मना कर देता है, या फिर पुलिस को शक होता है कि वो गलत नाम बता रहा है। तब क्या होगा? मतलब क्या पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी? जी हाँ, उस स्थिति में भले ही अपराध छोटा हो, सेक्शन 39 पुलिस को ये अधिकार देता है कि वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। अरे वाह! हाँ, लेकिन इसका मकसद उसे सजा देना नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी सही पहचान पक्की करना है। जैसे ही उसकी पहचान वेरीफाई हो जाती है, उसे बॉन्ड भरवाकर तुरंत छोड़ दिया जाता है। ये तो भी पुलिस की बात, लेकिन जो मैंने शुरुआत में वो सड़क पर चोर पकड़ने वाला उदाहरण दिया था, मुझे उसके बारे में जानना है। क्या सच में एक आम नागरिक किसी को गिरफ्तार कर सकता है? ये तो मुझे मतलब बड़ा खतरनाक लगता है। कोई भी किसी को पकड़ कर कह देगा कि मैंने इसे गिरफ्तार किया है। आपकी बात बिल्कुल सही है,
और ये सेक्शन 40 का विषय है, जिसे प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कहा जाता है। देखो, कानून जानता है कि पुलिस हर जगह, हर गली के कोने पर मौजूद नहीं हो सकती, इसलिए यह अधिकार नागरिकों को दिया गया है। तो इसका मतलब क्या एक नागरिक एक टेम्पररी रेफरी की तरह काम कर सकता है? जैसे खेल के मैदान में अगर मेन रेफरी नहीं है तो कोई दर्शक फाउल की सीटी बजा दे? अरे, ये टेम्पररी रेफरी वाला उदाहरण बहुत सटीक है, लेकिन इस रेफरी के पास बहुत सीमित अधिकार हैं। आप सिर्फ तभी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं जब आपके सामने कोई बहुत ही गंभीर जुर्म हो रहा हो, जो गैर जमानती और संज्ञेय हो। मतलब कोई बड़ा क्राइम? हाँ, या फिर वो व्यक्ति पुलिस द्वारा घोषित अपराधी हो। आप सिर्फ शक के आधार पे किसी को पकड़कर अपने घर में बंद नहीं कर सकते। लेकिन पुराने कानून और नई बीएनएसएस में यहाँ कोई फर्क आया है क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि इस ताकत का बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोई किसी को पकड़कर अपने तहखाने में बांध ले और कहे कि अरे मैं तो पुलिस का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल, आपने एकदम दुखती रग पर हाथ रखा है। पुराने सीआरपीसी में यही सबसे बड़ी खामी थी। अच्छा। हाँ, उसमें लिखा था कि आम नागरिक गिरफ्तार करके उसे बिना किसी अनावश्यक देरी के पुलिस को सौंपेगा, लेकिन ये देरी कितनी होगी, इसका कोई समय तय नहीं था। ओह, तो लोग इसका फायदा उठाते होंगे। बिल्कुल, लोग निजी दुश्मनी निकालते थे। लेकिन अब बीएनएसएस के सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 ने इस रेफरी पर एक बहुत ही सख्त टाइमर लगा दिया है। वो टाइमर कितने समय का है? अधिकतम 6 घंटे। अब कानून साफ कहता है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आपको 6 घंटे के अंदर अंदर हर हाल में उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या नजदीकी पुलिस स्टेशन के हवाले करना ही होगा। और अगर 6 घंटे से ज्यादा हो जाए तो? अगर आप 6 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर जाते हैं तो वो गिरफ्तारी गैर कानूनी हो जाएगी और उल्टा आप पर किडनैपिंग या अवैध रूप से बंधक बनाने का केस दर्ज हो सकता है। बाप रे, यानी ताकत दी है लेकिन उसके साथ बहुत भारी जिम्मेदारी भी है। अच्छा, अब ये तो हो गई पुलिस और नागरिक की बात। सेक्शन 41 में तो शायद मैजिस्ट्रेट को भी ऐसी ताकत दी गई है ना? जी हाँ, सेक्शन 41 के तहत अगर किसी मैजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में और उनकी मौजूदगी में कोई अपराध होता है तो वो खुद उसे गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी और को ऐसा करने का आदेश दे सकते हैं। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि गिरफ्तार कौन कर सकता है, पावर किसके पास है। लेकिन मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। बताइए। क्या ये कानून सबके लिए एक जैसा ही है? मतलब एक 25 साल का हट्टा कट्टा अपराधी और एक 65 साल का कमजोर बुजुर्ग, क्या पुलिस दोनों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करेगी? आपने एक बहुत ही संवेदनशील और अहम मुद्दा उठाया है। देखो, कानून अंधा जरूर होता है लेकिन वो असंवेदनशील नहीं होता, और यहीं पर बीएनएसएस ने एक बिल्कुल नया और ऐतिहासिक बदलाव किया है। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 35 के सब सेक्शन 7 की। हाँ, मैंने पढ़ा था कि इसमें बुजुर्गों के लिए कुछ खास है। क्या है ये नियम? ये नियम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है या फिर बीमार और अशक्त है और उस पर किसी ऐसे अपराध का आरोप है जिसकी सजा 3 साल से कम है, तो ऐसे मामले में पुलिस उस व्यक्ति को अपनी मर्जी से तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर उन्हें क्या करना होगा? पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। हाँ हाँ, पूछिए। कि लोगों को ये वीआईपी ट्रीटमेंट या छूट दे रहे हैं, तो क्या इसका गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा? मेरा मतलब है, शातिर अपराधी तो अपनी गैंग में बुजुर्गों को ही रखेंगे, ये सोच करके पुलिस तो उन्हें आसानी से हाथ नहीं लगा पाएगी। आपका सवाल बहुत तार्किक है, लेकिन कानून बनाने वालों ने इस लूप होल को पहले ही कवर कर लिया है। ध्यान से देखिए, ये छूट हर अपराध के लिए नहीं है। तो किस तरह के अपराधों के लिए है? ये सिर्फ उन अपराधों के लिए है जिनकी सजा 3 साल से कम है, यानी जो छोटे और कम गंभीर मामले हैं। अगर कोई 60 साल का व्यक्ति हत्या, डकैती या किसी गंभीर संज्ञेय अपराध में शामिल पाया जाता है तो पुलिस उसे किसी आम अपराधी की तरह ही गिरफ्तार करेगी। अच्छा। हाँ, वहाँ कोई डीएसपी की परमिशन नहीं चाहिए। ओह, अब समझ आया। इसका असली मकसद ये है कि जो बुजुर्ग या बीमार लोग किसी छोटे मोटे विवाद या झूठे केस में फंस जाते हैं, उन्हें पुलिस के बेवजह उत्पीड़न से बचाया जा सके। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ये ताकत और इंसानियत के बीच एक नाजुक संतुलन है, और ऐसा ही संतुलन हमें सेक्शन 43 में भी देखने को मिलता है, जो मोड ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के तरीके के बारे में बात करता है। तरीके से आपका क्या मतलब है? क्या गिरफ्तारी का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता? आमतौर पर पुलिस को व्यक्ति को शारीरिक रूप से छूना
या पकड़ना होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दों या अपने काम से खुद ही सरेंडर कर दे, मान ले कि वो कस्टडी में है, तो पुलिस को उसे जबरदस्ती छूने की जरूरत नहीं है। हाँ, और महिलाओं के मामले में वहां तो नियम बहुत सख्त होंगे, है ना? जी बिल्कुल। महिलाओं के मामले में सेक्शन 43 बहुत स्पष्ट है। पहली बात, एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है। ठीक है। अगर कोई महिला सिर्फ अपने मुंह से ये कह देती है कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, तो महिला पुलिस अधिकारी भी उसे बेवजह शारीरिक रूप से नहीं पकड़ेगी, और किसी पुरुष अधिकारी के छूने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और शायद सूरज ढलने को लेकर भी कोई पाबंदी है? हाँ, सेक्शन 43(5) ये बहुत सख्त नियम है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन मान लीजिए कोई महिला कोई बहुत भयंकर अपराध करके रात के अंधेरे में भागने की कोशिश कर रही हो, तब क्या पुलिस सिर्फ सुबह होने का इंतजार करेगी? नहीं नहीं, कानून ने इस असाधारण स्थिति के लिए भी रास्ता रखा है। अगर रात में ही गिरफ्तारी करना बेहद जरूरी है, तो महिला पुलिस अधिकारी को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एक लिखित रिपोर्ट भेजनी होगी और उनकी विशेष अनुमति लेनी होगी। मतलब जज की इजाजत के बिना रात में महिला की गिरफ्तारी असंभव है? बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। अब जब हम गिरफ्तारी के फिजिकल तरीकों पर बात कर ही रहे हैं, तो मेरे दिमाग में वो फिल्मों वाला दृश्य फिर से आ रहा है, हथकड़ी। ओहो, हथकड़ी, हाँ। क्या असल जिंदगी में पुलिस हर किसी को हथकड़ी पहना सकती है? क्योंकि मुझे याद है कि पहले अखबारों में अक्सर इस बात पर विवाद होता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुरानी सीआरपीसी में हथकड़ी को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं था। पुलिस कब हथकड़ी लगाएगी और कब नहीं, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर निर्भर करता था। तो काफी कंफ्यूजन रहता होगा। बहुत ज्यादा। इसी वजह से पुलिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते रहते थे। तो नए बीएनएसएस ने इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया है? नए कानून ने स्थिति को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया है। सेक्शन 43(3) ने अब एक स्पष्ट चेकलिस्ट दे दी है। पुलिस सिर्फ कुछ खास श्रेणियों के अपराधियों को ये हथकड़ी पहना सकती है, हर किसी को नहीं। वो चेकलिस्ट क्या है? मतलब किसे हथकड़ी लग सकती है? अगर कोई व्यक्ति आदतन अपराधी या हैबिचुअल अफेंडर है, पुलिस की हिरासत से पहले भाग चुका है, या फिर उसने आतंकवाद, संगठित अपराध, हत्या, रेप, एसिड अटैक, मानव तस्करी या नकली नोट छापने जैसा कोई बहुत ही संगीन जुर्म किया है। बाप रे, काफी गंभीर क्राइम है ये। हाँ, सिर्फ इन गंभीर मामलों में ही पुलिस गिरफ्तारी के वक्त हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकती है। बाकी सामान्य मामलों में हथकड़ी लगाने की सख्त मनाही है। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस सिस्टम के किसी पुराने धीमे सॉफ्टवेयर को एक नए ट्रांसपेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में अपग्रेड कर दिया गया हो। जहां पहले सब कुछ पुलिस के मूड पर था, अब कानून ने एक चेकलिस्ट से दी है। सही कहा आपने। और जब अपग्रेड की बात चली है, तो मुझे बीएनएसएस का सेक्शन 37 बहुत दिलचस्प लगा। ये तो पूरी तरह से डिजिटल युग की बात करता है। बिल्कुल। सेक्शन 37 पुलिस के काम करने के तरीके को आधुनिक बनाता है। इस नियम के तहत राज्य सरकार को हर जिले और राज्य मुख्यालय में एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाना होगा। लेकिन इसका सबसे क्रांतिकारी हिस्सा सेक्शन 37(b) है, जिसमें वो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड का जिक्र है। जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। जरूर। अब हर पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर एक बड़ा डिजिटल बोर्ड होगा, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या एएसआई रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी की ये कानूनी जिम्मेदारी होगी कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम, उसका पता और उस पर क्या आरोप है, ये सारी जानकारी उस डिजिटल बोर्ड पर प्रमुखता से डिस्प्ले की जाए। कमाल है। ये तो पारदर्शिता के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। मुझे याद है पहले लोग थानों के चक्कर काटते रहते थे बस ये जानने के लिए कि पुलिस उनके भाई या बेटे को उठा तो नहीं ले गई। हाँ, कोई बताने वाला ही नहीं होता था। बिल्कुल। अब ये जानकारी सार्वजनिक रूप से डिजिटल स्क्रीन पर होगी। सही कहा। और तकनीक का ये इस्तेमाल यही नहीं रुकता। बीएनएसएस का सेक्शन 54 भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज्ड यानी आरोपी की शिनाख्त से जुड़ा है। शिनाख्त तो हमेशा से होती आई है, इसमें नया क्या है? नया है तकनीक और संवेदनशीलता का जुड़ना। सेक्शन 54 के तहत अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उसकी पहचान की पूरी प्रक्रिया का ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड होना कानूनन अनिवार्य है। अच्छा,
ये इसलिए ताकि कोई ये आरोप न लगा सके कि पुलिस ने उस कमजोर व्यक्ति के साथ जोर जबरदस्ती करके या डरा धमका कर पहचान करवाई है। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय सिर्फ हो नहीं, बल्कि होते हुए दिखे भी। चलिए, हमने पुलिस की ताकत देख ली, उनके नए डिजिटल टूल्स भी देख लिए, लेकिन अब इस डीप डाइव के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कानून पुलिस को ताकत तो देता है, लेकिन इस ताकत पर लगाम लगाने के लिए आम नागरिक के पास क्या अधिकार हैं? मान लीजिए सड़क से लेकर पुलिस स्टेशन तक अगर किसी की गिरफ्तारी हो ही जाए तो उसके पास क्या कानूनी हथियार हैं? ये हर नागरिक के लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बीएनएसएस ने सेक्शन 36, 38 और 47 से लेकर 62 तक अधिकारों का एक पूरा ढांचा तैयार किया है। शुरुआत होती है गिरफ्तारी के पहले सेकंड से ही। सेक्शन 36 कहता है कि जो भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी कर रहा है, उसकी वर्दी पर उसका नाम और पहचान बिल्कुल स्पष्ट और साफ अक्षरों में होनी चाहिए। ताकि कोई सादे कपड़ों में आकर या अपनी नेम प्लेट छुपाकर किसी को गैर कानूनी तरीके से उठाना ले जाए। ठीक कहा। इसके तुरंत बाद पुलिस को एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी का मेमो बनाना होता है। इस मेमो पर गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य या इलाके के किसी सम्मानित व्यक्ति के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। ये एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है। ये साबित करता है कि गिरफ्तारी सबके सामने और कानूनी रूप से हुई है। और जब व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, तब सेक्शन 47 और 48 क्या भूमिका निभाते हैं? संविधान के आर्टिकल 22 एक की ही भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए बीएनएसएस का सेक्शन 47 व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा हक है। मतलब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। हाँ, पुलिस ये नहीं कह सकती कि चुपचाप चलो थाने में बताएंगे, उन्हें कारण बताना ही होगा। और सेक्शन 48 के तहत पुलिस का ये कानूनी फर्ज है कि वो गिरफ्तारी की सूचना तुरंत उस व्यक्ति के किसी दोस्त या रिश्तेदार को दे। लेकिन अगर पुलिस पूछताछ शुरू कर दे और वो व्यक्ति घबराया हुआ हो, तो क्या वो अपने वकील को बुला सकता है? हाँ बिल्कुल। सेक्शन 38 उसे ये अधिकार देता है कि वो पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिल सकता है। हालांकि ये अधिकार पूरे समय के लिए नहीं होता, लेकिन पुलिस को उसे कानूनी सलाह लेने का मौका देना ही होगा। और उसकी सेहत का क्या? कस्टडी में तो अक्सर मारपीट या स्वास्थ्य बिगड़ने का डर रहता है। इसके लिए सेक्शन 49 और 56 है। सेक्शन 49 तलाशी के नियम तय करता है। जैसे अगर महिला की तलाशी लेनी है तो सिर्फ महिला अधिकारी पूरी शालीनता के साथ लेगी। और सेक्शन 56 तो पुलिस की जवाबदेही तय कर देता है। ये साफ कहता है कि जो व्यक्ति हिरासत में है उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। अगर कस्टडी में कुछ होता है तो पुलिस जिम्मेदार है। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ऐसे नियम पर आना चाहता हूँ जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया है। कौन सा? सेक्शन 51 और 52, जहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन और वॉइस सैंपल की बात की गई है। कानून कहता है कि जांच के दौरान मैजिस्ट्रेट आरोपी को अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दे सकते हैं। हाँ, ये आज के इस जमाने में जांच का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। लेकिन जरा प्रैक्टिकल होके सोचिए, आज के इस आधुनिक जमाने में जहाँ डीप फेक और एआई का इस्तेमाल इतना आम हो गया है, कोई भी एआई टूल इस्तेमाल करके मेरी आवाज में आपसे फोन पर पैसे मांग सकता है। हाँ, ये तो आजकल बहुत हो रहा है। बिल्कुल। ऐसे दौर में जहाँ आवाज की क्लोनिंग महज 10 सेकंड में हो जाती है, सिर्फ एक वॉइस सैंपल से किसी को जुर्म से जोड़ना कितना जटिल होगा। कानून इस नए डिजिटल सबूत को अपना तो रहा है, लेकिन क्या ये सच में कारगर है? ये बहुत ही शानदार और भविष्य की सोच वाली बात कही आपने। वॉइस सैंपल असल में एक डिजिटल हथकड़ी की तरह है, लेकिन जैसा आपने कहा, एआई के ज़माने में इसकी प्रामाणिकता एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए कानून सिर्फ वॉइस सैंपल पर निर्भर नहीं करता, वो सैंपल जांच को आगे बढ़ाने का एक टूल मात्र है। अंत में कोर्ट में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ये तय करते हैं कि वो आवाज़ एआई जनरेटेड है, एडिटेड है या असली है। कानून तकनीक के साथ कदम ताल कर रहा है, लेकिन अंतिम फैसला इंसान और विज्ञान मिलकर करते हैं। यानी वो डिजिटल हथकड़ी सबूतों को बांधती तो है, लेकिन कोर्ट में उसे साबित करना एक अलग लड़ाई है। बिल्कुल। चलिए अब उस सबसे मशहूर नियम की बात करते हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। 24 घंटे वाला नियम, ये सेक्शन 58 है, सही? जी हाँ, सेक्शन 58 नागरिक स्वतंत्रता की सबसे बड़ी ढाल है। बिना वारंट गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। अच्छा। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर पुलिस को उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। आगे जेल भेजना है या जमानत देनी है,
ये सिर्फ और सिर्फ जज तय करेंगे, पुलिस ने। ये सच में एक मजबूत सुरक्षा है। लेकिन अगर कोई इन सब नियमों को तोड़कर भाग जाए? अगर कोई भागता है तो सेक्शन 61 पुलिस को अधिकार देता है कि वो पूरे भारत में कहीं भी उसका पीछा करके उसे दोबारा गिरफ्तार कर सकती है। और इसका उल्टा, मान लीजिए अगर पुलिस ही इन सारे नियमों का पालन न करे, अगर वो बिना वजह, बिना नियम माने किसी को उठा ले, तो क्या होगा? तब बारी आती है इस पूरी संहिता के सबसे कड़े नियम की, सेक्शन 62। अगर गिरफ्तारी इन बीएनएसएस प्रावधानों के खिलाफ जाकर की जाती है तो कानून उसे गिरफ्तारी मानेगा ही नहीं। तो फिर वो क्या होगी? वो अवैध गिरफ्तारी होगी, जिसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या गलत तरीके से बंधक बनाना माना जाएगा। मतलब वो पुलिस अधिकारी खुद अपराधी बन जाएगा? एकदम सही। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर हम अपनी इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो बीएनएसएस के सेक्शन 35 से लेकर 62 तक की ये बारीकियां एक बात बिल्कुल साफ कर देती है। गिरफ्तारी सिर्फ किसी को पकड़कर थाने में बिठा देना नहीं है। ये राज्य की ताकत और नागरिक के अधिकारों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एकदम सही कहा आपने। ये कानून पुलिस को समाज सुरक्षित रखने के लिए ताकत देता है, जैसे सेक्शन 35 में, लेकिन साथ ही सेक्शन 35(7) में बुजुर्गों को छूट देकर, सेक्शन 43(3) में हथकड़ी लगाने की सख्त शर्तें रखकर और सेक्शन 58 के 24 घंटे वाले नियम से उस ताकत पर लगाम भी लगाता है। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि हमारा कानूनी सिस्टम कैसे पुराने कागजों से निकलकर सेक्शन 37 के डिजिटल कंट्रोल रूम और सेक्शन 54 की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तक पहुंच गया है। बिल्कुल। लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जिस पर शायद कानून को आगे जाकर बहुत गहराई से सोचना पड़े। बताइए, क्या विचार है? हमने सेक्शन 43 के बारे में बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने शब्दों या इशारे से सरेंडर कर दे, तो पुलिस को उसे शारीरिक रूप से पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसे गिरफ्तारी मान लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। अब जरा सोचिए, आज हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया और वर्चुअल रियलिटी में गुजार रहे हैं। आने वाले कल में जब मेटावर्स जैसी दुनिया और भी हावी हो जाएगी, तो उस डिजिटल स्पेस में ऑनलाइन सरेंडर का स्वरूप क्या होगा? मान लीजिए एक वीडियो कॉल पर या मेटावर्स में किसी डिजिटल अवतार ने अपने हाथ खड़े कर दिए या कोई शब्द कह दिया, तो क्या उसे कानूनी तौर पर गिरफ्तारी का प्रमाण माना जाएगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या आने वाले समय में अगला बड़ा कानूनी बदलाव हमारी फिजिकल आजादी के बजाय हमारी डिजिटल आजादी और डिजिटल कस्टडी की परिभाषा को लेकर होगा? सोचने वाली बात है सच में। इसी सवाल के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यही समाप्त करते हैं। अगली बार जब भी कोई गिरफ्तारी शब्द सुने, तो कानून